हेलो एवरीवन। हम हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में हमारा गुप्ताज चल रहा था, जहाँ पे हमने समुद्रगुप्त तक कर लिया था। समुद्रगुप्त क्या, वैसे तो हमने स्कंदगुप्त तक कर लिया था, समझ लिया था, पर नोट्स में हमने समुद्रगुप्त तक किया था। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? समुद्रगुप्त के भाई देखो दो बेटे थे, ठीक है। एक तो था रामगुप्त, एक था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। रामगुप्त जो होते हैं ये इनके बड़े बेटे थे, चंद्रगुप्त इनके छोटे बेटे थे। रामगुप्त सिर्फ 5 साल तक ही शासन कर पाता है, 275 से 280 ईस्वी तक। क्या होता है भाई, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी रानी होती है ध्रुव देवी की शादी फिर किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। वैसे कल समझ लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी, पर आज हम इसके नोट्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाकी आगे का समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ थी। तो देखिए, देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। इन्होंने टोटल कितने साल तक शासन किया था भाई? 275 ईस्वी से लेके 280 ईस्वी तक शासन किया था। 280 से लेके आगे 275 नहीं, 375 से लेके, ठीक है, 375 से लेके 380 तक शासन किया था। फिर 380 से लेके 412 ईस्वी तक शासन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था भाई? रामगुप्त ने 375 से लेके 380 ईस्वी तक किया था। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब से कब तक किया था भाई? 380 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसने शक शासक ध्रुव देवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दुश्मन के शिविर पर आक्रमण किया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त के शासन काल में उच्च जल चिन्ह देखा गया। क्या देखा गया भाई? उच्च जल चिन्ह। उन्होंने वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। कि उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्होंने मध्य भारत की नागा राजकुमारी कुबेरनंगा से शादी की। एक तो कुबेरनंगा से शादी की थी और एक ध्रुव देवी से शादी की थी, जो रामगुप्त की पत्नी थी भाई। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और फिर जैसे इनका जो पतन का कारण है भाई, वाकाटक ने इन पे फिर स्कंदगुप्त के टाइम से ही इन्होंने आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए थे। इन्होंने अपनी बेटी की शादी प्रभावती की किससे की भाई? वाकाटक के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से शादी की। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के साथ प्रभावती आभासी शासक बन गई और अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के हितों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार वाकाटक साम्राज्य मध्य भारत पर उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। मध्य भारत में बहुत प्रभाव के साथ पश्चिमी मालवा, गुजरात जैसे क्षेत्र जो यानी कि शक क्षत्रपों के अधीन थे, उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की भाई, ठीक है। तभी इनको जो चंद्रगुप्त थे, इनको किस चीज की उपाधि मिली हुई थी भाई? शक विजेता की भी उपाधि मिली थी। शक विजेता का मतलब क्या होता है भाई? जिन्होंने शकों पे विजय की। कौन थे भाई शकों के क्षत्रप उस टाइम? यहाँ पे कौन थे भाई शक क्षत्रप? कौन से थे? रुद्र सिंह तृतीय थे। कौन थे भाई? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय उस टाइम शकों के राजा थे। इनको किन्होंने हराया था भाई? इनको हराया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। तभी इनको किस चीज की उपाधि मिली थी? शक विजेता की उपाधि। कब मिली थी इनको? जब इन्होंने शकों को हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी भाई? शक विजेता की, ठीक है। और कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी भाई इनको? जैसे देवराज की मिली थी, ठीक है, परम भागवत बोलते थे इनको। और श्री महेंद्र की उपाधि, श्री महेंद्र की तो समुद्रगुप्त को मिली थी भाई, ठीक है। सॉरी, समुद्रगुप्त को नहीं, कुमारगुप्त को। विक्रमांक की उपाधि दी गई थी इनको। देवश्री इनको बोला जाता था, देवगुप्त इनको बोला जाता था, देवराज इनको बोला जाता था। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। शक क्षत्रपों पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने किसकी बलि दी थी भाई? घोड़े की बलि दी थी। अश्वमेघ और खुद को विक्रमादित्य कहा। विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने ली थी भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया। पहली राजधानी कौन सी थी भाई इनकी, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाई थी, पाटलिपुत्र। और दूसरी इनकी कौन सी राजधानी हो गई थी भाई, उज्जैन। ठीक है। महरौली लौह स्तंभ शिलालेख भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपने अधिकार का दावा करता है। भाई आज हमने डायरेक्ट नोट्स इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था, तो आप वो वीडियो जाके देखना और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आना। चीनी तीर्थयात्री फहयान को अपने शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। जो चीनी प्रथम यात्री थे फहयान, किसके काल में आए थे भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। उन्होंने इनके दरबार को 9 विद्वानों द्वारा सुशोभित किया था, जिन्हें उनके दरबार के 9 रत्न के रूप में जाना जाता था। ठीक है भाई। और वो कौन कौन से थे भाई, जैसे कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, शंकु, वाराहमिहिर, आपके शत्रापनक, घटकर पारा और वरुचि और वेताल भट्ट। कौन थे इनके 9 रत्न भाई, कालिदास जो संस्कृत कवि थे, अमर सिंह, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर। वराहमिहिर भी कौन थे भाई, इनके कवि थे। शत्रापनक, घटकर पारा, वरुचि और वेताल कौन थे, इनके 9 रत्न थे। फिर आ जाते हैं आपके कुमारगुप्त। ठीक है। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई, श्री महेंद्र की उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधि धारण की थी भाई इन्होंने, एक तो की थी श्री महेंद्र की, एक महेंद्रादित्य की, और एक और की थी भाई इन्होंने, शायद यही 2 उपाधि धारण की थी। हाँ, इन्होंने यही 2 उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी, श्री महेंद्र की और महेंद्रादित्य की उपाधि। इनके टाइम पे सबसे अच्छी चीज क्या थी भाई, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है। और जैसे मंदसौर अभिलेख है, इसकी जो रचना की थी वो वत्स भट्टी ने की थी। इसकी रचना किसने की थी भाई, वत्स भट्टी ने की थी, जिसमें कुमारगुप्त का बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और श्री महेंद्र की भी। ठीक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य को उनके काल में हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इन हुनों को मलेच्छ भी बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, मलेच्छ भी बोलते थे और व्हाइट हुन्स भी बोलते थे। और क्या बोलते थे भाई, व्हाइट हुन्स भी बोलते थे। हालांकि उनमें भारत में हुनों के आक्रमण से बचने की कोशिश की, लेकिन उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। इनके बाद है ना थोड़ा सा आ गया था डाउनफॉल। फिर आगे थे भाई स्कंदगुप्त। उन्हें गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है स्कंदगुप्त का। उसने हुनों के आक्रमण और पुष्यमित्र की धमकी को हरा दिया था। इनके जो लास्ट शासक है, अंतिम शासक कौन थे भाई, विष्णुगुप्त थे। ठीक है। कई जगह आपको भानुगुप्त भी देखने को मिलेगा कई बुक्स में। ठीक है। विष्णुगुप्त इनके अंतिम शासक थे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया, 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। वैसे ना 543 ईस्वी तक इनका शासन चला था, उसके बाद तो काफी कमजोर हो गया था। अब देखो, अब हम आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हुई थी। ठीक है भाई। जैसे स्कंदगुप्त के टाइम पे हमने और भी चीज की थी। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी भाई, स्कंदगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी थी। कल हम वैसे ये कर चुके हैं, पर कोई नहीं, अब हम दोबारा कर लेते हैं, एक बार समझ आ जाएगा अच्छे से। कौन कौन सी उपाधियां मिली थी भाई इनको, देवराय की उपाधि मिली थी। ठीक है। और शक्राद्वितीय की उपाधि भी किनको मिली थी भाई, ये भी किनको मिली थी, स्कंदगुप्त को मिली थी। जैसे इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसका करवाया था भाई, सुदर्शन झील का। ठीक है। इस टाइम इनके गवर्नर कौन थे भाई, इनके गवर्नर कौन थे इनके गवर्नर, जब सुदर्शन झील का इन्होंने पुनरुद्धार करवाया, पर्णपंत। कौन थे भाई, पर्णपंत। ठीक है। हो गया इतना। चलो अब हम इसका आगे का समझें भाई, आगे क्या क्या चीज थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ये कल हम कर चुके भाई, महत्तर थे, पेट क्या थे, इनका जो राजकीय कर था वो 1/4 से 1/6 भाग कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है। ये हम कर चुके हैं। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो भाई, इनकी जो उपाधियां थी, इनके जो गुप्त शासक थे, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। एक तो परमेश्वर की, ठीक है, सम्राट जो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे, परम भट्टाकर,
ठीक है, परम भट्टाकर है भाई। क्या हो रहा है? कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी भाई? परमेश्वर, सम्राट, परम भट्टाकर, महाराजा धीराज आदि इन्होंने उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी थी भाई? परमेश्वर और सम्राट, परम भट्टाकर और महाराजा धीराज, ये इन्होंने उपाधियां ली थी भाई इनके। उन्होंने जैसे इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे भाई, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ की प्रथा सामान्य थी इनके टाइम पे। इन्होंने जैसे इनके काल को भाई क्या बोला जाता था? स्वर्ण युग बोला जाता था। गुप्ताज के काल को क्या बोला जाता था भाई? स्वर्ण युग कहा जाता था। जो इनकी कला शैली थी, ठीक है, इनकी कला शैली कैसी थी भाई? दो थी, एक तो नागर थी, एक द्रविडियन थी, ठीक है। जो नागर शैली थी, मान लो ये आपका इंडिया है तो यहाँ पे कौन सी शैली थी भाई? इनकी नागर शैली थी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी? इनकी द्रविडियन शैली थी, ठीक है भाई। इनकी कला शैली कौन कौन सी थी? नागर और द्रविडियन। ये क्वेश्चन बार बार में आता है। नागर कहाँ से थी? नॉर्थ साइड की थी। और आपकी जो द्रविडियन थी वो कहाँ की थी भाई? साउथ की थी। जैसे ना रामगुप्त थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। रामगुप्त अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने इनके काल में तांबे के सिक्के चलवाए थे। किस चीज के सिक्के चलवाए थे भाई? तांबे के सिक्के। अकेले रामगुप्त ने ही तांबे के सिक्के चलवाए थे, वरना तांबे के सिक्के किन्होंने भी नहीं चलवाए थे। इन्होंने कब तक शासन किया था भाई? 375 से लेके 380 ईस्वी तक, 5 साल तक। फिर इनका निधन हो गया था। और है ना, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के किसके चले थे भाई? सर्वाधिक सिक्के किस धातु के चले थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के चले थे। किस चीज के सबसे ज्यादा सिक्के चले थे भाई? सर्वाधिक सोने के सिक्के चले थे। इनके पतन के क्या कारण रहे भाई? ठीक है, जैसे है ना, अंदर से भी अटैक होने लगा, बाहर से भी अटैक होने लगे, दोनों साइड से अटैक्स इनके ऊपर स्टार्ट हो गए थे। जैसे व्हाइट हुन्स ने किया था भाई, जो हुण थे, हुण जनजाति थी, उन्होंने किया। वाकाटक, इन्होंने भी इनके ऊपर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त के टाइम से ही देखो हुणों के आक्रमण स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने मैथमेटिक्स पे भी काम किया भाई, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में दशमलव प्रणाली, ठीक है, दशमलव प्रणाली का विकास किया। और जैसे स्थान मूल्य प्रणाली का किया, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया भाई। आर्यभट्ट किनके टाइम थे? गुप्ताज के टाइम पे थे ना। इन्होंने शून्य को दर्शाने का काम किया था भाई, शून्य का आविष्कार किया, ठीक है। और है ना, इनके खुद के कई मार्क्स भी थे, जैसे ये नहीं कहते माप, साइन वगैरह, ये भी थे। और है ना, जैसे आर्यभट्ट ने शून्य को दर्शाया। इन्होंने वर्णानुक्रमिक अक्षरों का उपयोग किया। कौन से अक्षरों का उपयोग किया भाई? क्रमिक अक्षरों का इन्होंने उपयोग किया। ये लोग है ना साइन से भी वाकिफ थे, साइन से भी ये लोग वाकिफ थे। जैसे आर्यभट्ट ने भाई, जो आपके आर्यभट्ट थे, इन्होंने एक तो एल्गोरिदम पे काम किया, ठीक है, बीज गणित पे काम किया। और आपका जो ज्यामिति थी यानी कि जियोमेट्री थी, इसकी समस्याओं को हल करने की तकनीकें निकाली थी, किन्होंने? आर्यभट्ट ने निकाली थी। जैसे जो इनके एस्ट्रोनॉमी थे, यानी कि जो खगोल विज्ञान था, उस पे भी आर्यभट्ट ने काम किया था भाई, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया। जैसे इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत क्या था भाई? आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि ना, पृथ्वी का आकार गोल है। वैसे गोल भी नहीं है, अगर ज्योमेट्रिकल हम देखें, ज्योग्राफिकल देखें तो जियोड टाइप इनकी है। जियोड क्या होता है भाई? कहीं से मतलब देखने को हमें ये ऐसे मिलती है कि स्फेयर टाइप है, लेकिन नहीं, ऐसी नहीं है। कहीं पे पहाड़ है भाई, कहीं पे फिर समुंदर आगे, ऐसे ये जियोड टाइप है। वैसे हमारी अर्थ क्या करती, पर आर्यभट्ट ने क्या कहा कि भाई ये चपटी नहीं है, ये गोल है, ठीक है, न कि चपटी। ये किसने बोला था? आर्यभट्ट ने बोला था। और आर्यभट्ट किनके काल में थे भाई? गुप्तों के काल में थे। जैसे आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण पे काम किया,
गुरुत्वाकर्षण का बताया भाई। इन्होंने ना आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होने का रीजन बताया। ठीक है, किन्होंने बताया था भाई? आर्यभट्ट ने रीजन बताया सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। इनके टाइम पे ये भी काम हुए। जैसे ना इन्होंने मेडिसिन्स में ना इन्होंने पारा और लोहे का यूज किया था। दवाइयों में किस चीज का यूज किया भाई? पारे और लोहे का यूज किया। जैसे लिटरेचर थी इनके लिटरेचर में जैसे ना पोएम्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, संस्कृत की कविताएं, ठीक है, जैसे संस्कृत इनकी फेवरेट लैंग्वेज थी। ठीक है, ये रोमांटिक कॉमेडी पे भी ज्यादा मतलब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। ठीक है, कौन कौन सी पोएम्स पे और रोमांटिक कॉमेडी क्या होती थी? इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। इन्होंने ना मानव व्यवहार पे भी अपने विचार दिए भाई। मानव व्यवहार पर इन्होंने अपना विचार दिए। संस्कृत साहित्य इनका लोकप्रिय था। जैसे इनके कालिदास हो गए, वाराहमिहिर हो गए। जैसे ना एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया। जैसे औपचारिक और उच्च शिक्षा के लिए मठों में रहकर भी शिक्षा दी जाने लगी बच्चों को। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में बनवाया था। ये थे इनके एक्स्ट्रा और भी कुछ काम। जैसे इनकी पारदेशिक इकाइयां थी जो आपको मैं कल करवा चुकी हूँ भाई। देश थी जिसको गोप्ता कहा जाता था। दूसरी पारदेशिक इकाई भुक्ति थी, उसके शासक को भाई उपरिक कहा जाता था। भुक्तों के अंडर एक और प्रशासनिक इकाई होती थी विषय के प्रमुख को विषयपति बोला जाता था भाई। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक बोला जाता था और सामान्य कर्मचारियों को चाट और भाट बोला जाता था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी भाई। जैसे ग्राम सभा क्या करती थी? प्रशासन देखती थी गांव का मुखिया क्या होता था? ग्रामिक होता था। उनके अन्य सदस्यों को महतर बोला जाता था। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। भू राजस्व कर इनका 1/4 से 1/6 हो गया था। ऑलमोस्ट हम कर चुके, बाकी जो बचा हुआ था आज हमने वो निपटा दिया। अब हम इसके आगे के नोट्स देखते हैं भाई क्या थे। तो देखो, गुप्त वंश के शासकों ने परमेश्वर, सम्राट, परम भट्टारका, महाराजा धीराज जैसी भव्य उपाधियां धारण की थी। इनके काल में अश्वमेघ एक सामान्य प्रथा थी, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है भाई, गुप्त प्रशासन प्रकृति में अर्ध सामंती विकेंद्रीकृत था। कैसा था भाई? अर्ध सामंती विकेंद्रीकृत था इनका प्रशासन। अधिकांश गुप्त शासक कैसे थे भाई? वैष्णववादी थे, यानी कि ये विष्णु भगवान की उपासना करते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे भाई? ये वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त काल को विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्या बोला जाता है भाई? स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको बोला जाता है? गुप्त काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। गुप्त काल में विकसित हुई कलाकृतियां कौन सी थी भाई? कला शैलियां कौन सी थी? आपको बता चुकी, नागर और द्रविडियन। जो नागर थी ये नॉर्थ की थी, द्रविडियन कैसी थी भाई? आपकी साउथ की थी। तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक कौन था भाई? रामगुप्त था, जिसने सबसे कम साल शासन किया, सिर्फ 5 साल के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई थे और समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे। गुप्त काल में सर्वाधिक मुद्राएं किसकी थी भाई? स्वर्ण मुद्राएं थी, सोने के सिक्के ज्यादा थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन हुआ। गंगा क्षेत्र में मोकरी वंश और पुष्यभूति वंश क्या बने भाई? इनके उत्तराधिकारी इनको बना लिया गया था। किन किन को? मोकरी वंश को और पुष्यभूति वंश को। गुज्जर प्रतिहार वंश पश्चिमी क्षेत्रों में गुप्त वंश के उत्तराधिकारी बने। देखो, गंगा के एरियो में कौन से वंश आगे थे भाई? मोकरी वंश और पुष्यभूति वंश। कहाँ आगे थे भाई? ये गंगा के एरिया में, यानी कि अगर आपका ये एरिया है तो यहाँ के एरिया में कौन आगे थे भाई? अब मोकरी वंश और पुष्यभूति वंश। लेकिन इनके यहाँ वेस्ट एरिया में कौन से आगे थे भाई? गुज्जर और प्रतिहार वंश ये आगे थे। और दक्षिण भारत के 2 बड़े साम्राज्य इनके अधीन आ गए थे। कौन कौन से? बादामी में चालुक्य और कांची के पल्लव, ये भी इनके अधीन थे। गुप्त साम्राज्य के पतन में बाहरी और आंतरिक दोनों ताकतों ने योगदान दिया। बाहरी ताकतों में जैसे व्हाइट हूण थे, जिनको आप मलेच्छ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मलेच्छ। ठीक है, वाकाटक थे। और अन्य विकसित देशों में शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने के बार बार इन्होंने प्रयास किए थे भाई। स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। दूसरी ओर आक्रमण की धमकी कहाँ से स्टार्ट होगी थी भाई? कुमारगुप्त के टाइम पे ही स्टार्ट होगी थी। पुष्यमित्र कबीले ने गुप्त साम्राज्य के
के कई असफल आक्रमणों का प्रयास किया था, लेकिन हमेशा कुमारगुप्त कुशलगुप्त सम्राट द्वारा ये नष्ट कर दिए गए थे। किन्होंने सबसे इन पे अटैक करना स्टार्ट किया था भाई? पुष्यमित्र जो वंश था, इन्होंने, जो आपके गंगा बेसिन पे और इन पे बसे थे आके। स्कंदगुप्त के शासन काल में हुनों ने कई बार गुप्त साम्राज्य को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ये स्कंदगुप्त से हारे थे। और हुन कहाँ की जनजाति थी भाई? ये तिब्बत की जनजाति थी। ठीक है। दूसरी ओर स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर थे और विशाल साम्राज्य पर शासन करने में असमर्थ थे, इसलिए बोला जाता है कि स्कंदगुप्त के बाद इनका टाइम पीरियड, मतलब ये खत्म ही हो गए थे, ये लगा लो। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था हुनों का आक्रमण, जिसे कभी कभी हम सफेद हुन के रूप में जानते हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुन गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने में सफल रहे। जैसे फिर उन्होंने कहाँ कहाँ अपना आधिपत्य कर लिया भाई? मालवा को जीता, गुजरात एरिया को जीता और आपके हरियाणा के थानेसर को जीता था। किन्होंने? हुनों ने। ठीक है। थानेसर कहाँ पर है भाई? हरियाणा में। गुप्त साम्राज्य ने कई प्रांतों, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य के कई प्रांत थे, उन्होंने अपना अधिकार कर लिया भाई इन पे। कहाँ कहाँ? मालवा, गुजरात और थानेसर पे। उनके लगातार घटते अधिकार के बावजूद गुप्तों ने कुछ समय के लिए हुनों से लड़ाई लड़ी, जिससे दुश्मन को उनके साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने से रोका जा सके। हुनों को उत्तर भारत से बाहर रखने के लिए गुप्त वंश के नरसिंह गुप्त थे, उन्होंने क्या किया भाई? इनसे गठबंधन स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, गठबंधन पता है ना, संधि करनी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। किन्होंने कर दी थी भाई? नरसिंह गुप्त ने कर दी थी हुनों के साथ। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। महत्वपूर्ण विकासों में एक दशमलव प्रणाली संकेतन था। ठीक है, ये इनका मैथमेटिकल वर्क आ गया अब। ठीक है भाई, क्या था भाई इनके विकासों में महत्वपूर्ण? दशमलव प्रणाली संकेतन था। इस समय के दौरान स्थान मूल्य प्रणाली, ठीक है, स्थान मूल्य प्रणाली पता है ना मैथ्स में क्या होती है, अंतिम चरण पर पहुंच गई थी। गुप्त काल में शून्य को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह नहीं था, जिस पे काम किन्होंने किया भाई? फिर आर्यभट्ट ने काम किया। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य को दर्शाने के लिए अशक्त गुणांक वाली 10 की शक्तियों का उपयोग किया। कहाँ किसका उपयोग किया था भाई? 10 की शक्तियों का उपयोग किया था। गुप्तों ने संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णानुक्रमिक अक्षरों का उपयोग किया। ठीक है, वर्णानुक्रमिक अक्षर कौन से होते हैं जो आप रीजनिंग में करते हो? आर्यभट्ट की तकनीक का उपयोग किसी सतह से स्टिक व्यास की गणना के लिए किया जाता था। इस समय के दौरान विकसित हुए एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी थी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आ गई थी भाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना का वर्णन किया जाता है। त्रिकोणमिति क्या होती है? ट्रायंगल के एरिया की यहाँ पे क्या किया था भाई? गुप्तों ने ही इसकी विकसित किया था। ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड को किन्होंने विकसित किया था भाई? ट्रायंगुलर मेथड को किन्होंने विकसित किया था कि ट्रायंगल का एरिया उसकी गणना कैसे की जाती है? गुप्तों ने। गुप्तों को साइन जैसी अवधारणा भी ज्ञात थी। इस अवधि के दौरान डायोफेटाइन समीकरणों या आर्यभट्ट के जो एल्गोरिदम, बीजगणित और ज्यामिति पर आधारित समस्याओं को हल करने की तकनीकें विकसित हुई थी, यानी कि थ्योरम्स विकसित हो गई थी। ठीक है भाई, जो हम मैथ्स में करते हैं। महत्वपूर्ण विकासों में एक आर्यभट्ट का सिद्धांत था। क्या सिद्धांत दिया था भाई इन्होंने? एस्ट्रोनॉमी में दिया था, यानी कि खगोल विज्ञान पे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी का आकार गोल है, ना कि पृथ्वी चपटी है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत गुप्त काल के खगोलविदों द्वारा प्रख्यापित किया जाता है भाई कि इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इनके जो खगोलविद थे आर्यभट्ट थे। यही आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी प्रतिदिन एक धुरी पर घूमती है। उनका मत था कि तारों की गति पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुई गति का परिणाम है। ठीक है भाई, देख लो इन्होंने कब दे दिया था। नासा वाले तो आज के दिन ही बन रहे हैं हीरो, लेकिन आर्यभट्ट ने ये कब बता दिया था इनको? जब आपके गुप्ताज थे। ठीक है भाई, कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत गुप्त काल की देन है भाई। आर्यभट्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि पृथ्वी है जो वो डेली एक धुरी पर घूमती है, और उनका मत था कि तारों की गति पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुई गति का परिणाम है। आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक रूप से
सूर्य और चंद्र ग्रहण के होने के कारणों को स्पष्ट किया। यहाँ पे आर्यभट्ट क्या कहते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। ठीक है, उन्होंने यह भी गणना की कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं, यानी कि 364/1/4 दिन लगते हैं। और ये 1/4 के कारण ही 4 साल के बाद आपका क्या आता है भाई, लीप वर्ष आता है। ठीक है, एग्जैक्ट ये 365 दिन नहीं होते, बट हम अब आधे दिन को कैसे काउंट करेंगे, तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने क्या कर दिया भाई, 4 साल में एक 366 दिन को ले आए। ठीक है, गुप्त काल में औषधियों में पारे और लोहे का प्रयोग किया जाता था। इन सामग्रियों का प्रयोग इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि गुप्त युग के लोगों को रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का ज्ञान था और इसका अभ्यास भी ये लोग करते थे। देखो मैथ्स पे था इनका, ठीक है, आपकी एस्ट्रोनॉमी पे हो गया, साइंस पे हो गया, साइंस यानी कि मेडिकल साइंस पे हो गया, ठीक है, मेडिसिन्स पे हो गया, और इनका केमिस्ट्री पे भी इनको नॉलेज थी। ठीक है भाई, त्रिकोणमिति भी इन्हीं के टाइम पे आई थी भाई, जीरो का आविष्कार भी इन्हीं के टाइम पे आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया भाई इतना। चलो अब आगे करते हैं। गुप्त वंश के दौरान साहित्य यानी कि लिटरेचर भी अपने शिखर पर था। जैसे है ना, इनके लिटरेचर में प्राथमिक विषय किसका माना जाता था, एक तो कविता का, एक रोमांटिक कॉमेडी यानी कि एक तो जो आपकी पोइम्स थी, ठीक है, संस्कृत में पोइम्स को इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया था। गुप्त काल का साहित्य धार्मिक विचारों से अधिक मानव व्यवहार से संबंधित था। कैसा था भाई इनका साहित्य, रिलीजियस कम था और ह्यूमन नेचर पे ज़्यादा था। ठीक है भाई, संस्कृत साहित्य बहुत लोकप्रिय था, कई गुप्त साम्राज्य शासकों द्वारा प्रयोजित किया गया था। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने कवि थे भाई, 9 कवि थे, जिनको 9 रत्न बोला जाता था। वो मैं अभी आपको पीछे करवा के आई थी। उनमें जो सर्वोच्च कवि थे वो कौन थे भाई, कालिदास थे। गुप्त शासन के दौरान प्राकृत साहित्य भी बहुत लोकप्रिय था। प्राकृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक कौन सा है भाई, पोमचर्म। क्या था भाई, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, पोमचर्म। ठीक है, ये इनका प्राकृतिक साहित्य का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। गुप्त काल में वैदिक पुराणों ने अपना अंतिम रूप से प्राप्त किया भाई। मार्कंडेय पुराण गुप्त युग के दौरान सबसे लोकप्रिय था। कौन सा पुराण सबसे लोकप्रिय था भाई, मार्कंडेय, क्योंकि यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान दुर्गा देवी की पूजा होने लगी थी। ठीक है, दुर्गा माता की पूजा होने लगी थी इनके लास्ट टाइम पे। गुप्त काल में शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे भाई नालंदा विश्वविद्यालय था, और भाई ये जो तक्षशिला थे वहाँ पे भी ये लोग पढ़ने के लिए जाते थे। प्राथमिक शिक्षा लोगों द्वारा प्राप्त की जाती थी और औपचारिक और उच्च शिक्षा अग्रहारों या मठों में रहकर प्राप्त की जाती थी। प्रमुख शहरों में कई शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, नालंदा विश्वविद्यालय भाई बिहार में है। किन्होंने बनवाया था भाई, ये कुमार गुप्त ने बनवाया था। कब बनवाया था, 5वीं शताब्दी में बनवाया था। नालंदा एक महत्वपूर्ण शिक्षक केंद्र था और छात्रों के लिए छात्रावास प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालयों में से एक था। अगर आपको एग्जाम्पल आ जाए भाई हॉस्टल टाइप, ठीक है, प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था भारत का, नालंदा विश्वविद्यालय था। जैसे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये दुनिया में पहले केंद्रों में से एक था। सबसे पहले तो तक्षशिला ही बना था ना भाई, तक्षशिला तो हमारा भाई वेदों के टाइम का ही है। उसमें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व में आने से पहले लगभग 700 ईसा पूर्व में ही हुई थी। किसकी, तक्षशिला की। दोनों विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि इसमें चीन और फारस तक के छात्र आते थे। जो ये फाहियान वगैरह, ये फाहियान आए थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने ही आए थे भाई। और जैसे फिर बाद में जो आपके एक और चीनी यात्री आए थे वेनसांग, वो भी यहाँ पे पढ़ने ही आए थे। साम्राज्य को अलग अलग प्रशासनिक विभाग जैसे राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल आदि में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार शक्ति के विकेंद्रीकरण को महत्व दिया गया। प्रशासनिक विभाजन ने शासकों को अपने क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने में मदद की। प्रांतों को कई जिलों
या विषयों में विभाजित किया गया और इसके प्रमुख को क्या बोलते थे भाई? विषयपति। क्या बोलते थे? विषयपति। और ये किन के अंडर आते थे भाई? ये आते थे भुक्ति के अंडर। किसके अंडर आते थे? ये जो इनके भुक्ति होते थे, प्रादेशिक इकाई होती थी इनकी भुक्ति, उसके अंडर आते थे। और इस भुक्ति के प्रधान को क्या बोला जाता था? उपरिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई? उपरिक बोला जाता था। ठीक है, इसे नियंत्रित करने के लिए विषयपति नियुक्त किया जाता था और इस कार्य में उनके प्रतिनिधियों को परिषद में उनकी सहायता के लिए, ठीक है भाई, जैसे महत्तर वगैरह थे और ये थे। ठीक है, और इनकी प्रादेशिक इकाई एक और थी भाई, देश नाम से थी, जिसको हम क्या बोलते थे? गोप्ता बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? गोप्ता कहा जाता था उनको। ठीक है, गुप्त काल के दौरान गांव के कल्याण के प्रबंधन का प्रभार ग्रामीण निकायों पर था, जिसके मुखिया गांव के मुखिया और बुजुर्ग होते थे और इनको हम क्या बोलते थे भाई? ग्रामिक बोलते थे। क्या बोलते थे इनको? ग्रामिक बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामिक बोलते थे। और ग्राम सभा प्रशासन चलाती थी। और जो इनके अन्य सदस्य होते थे उनको हम क्या बोलते थे? अन्य सदस्य को हम महत्तर बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? महत्तर बोलते थे। और जो ग्राम समूहों की भी सबसे छोटी इकाई थी, गांव की जो सबसे छोटी इकाई थी, इसको क्या बोलते थे? इसको पेठ बोलते थे भाई। इसको क्या बोलते थे? पेठ। क्या बोलते थे? पेठ। ठीक है, पेठा। पेठा की सब्जी खाई है ना भाई? पेठ बोलते थे। व्यापारिक नगरों का आयोजन व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा किया जाता था। जैसे साम्राज्य में चीन, सिलोन, कई यूरोपीय देशों, पूर्वी भारतीय द्वीपों जैसे देशों के साथ इनके व्यापारिक गतिविधियां थी। गुप्त काल को आमतौर पर सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए उत्तर भारतीय कला का एक उत्कृष्ट शिखर माना जाता था। स्वर्ण युग बोला जाता था भाई इसको तभी। इस अवधि में हिंदू कला में प्रतिष्ठित नक्काशीदार पत्थर के देवता के साथ साथ बुद्ध की आकृति और जैन तीर्थंकर की आकृतियां भी देखने को मिली थी। जैसे भाई आपके जो वो शासक थे, कौन से शासक थे? श्रीलंका के जो वो थे, नाम भूल गई मैं उनका, राजा का, मेघवर्मन। श्रीलंका के जो मेघवर्मन थे, ठीक है, इन्होंने किससे परमिशन मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी कि ये जो गया बिहार में है, यहाँ पे ये क्या बनाना चाहते हैं? यहाँ पे ये मठ बनाना चाहते हैं, जिसको आज के दिन हम क्या बोलते हैं? बोध गया। ठीक है भाई, गुप्त साम्राज्य की एक अलग न्यायिक प्रणाली थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा और व्यापार संघ था। ये उन पक्षों के बीच विवादों को निपटाने के लिए नियुक्त परिषदें थी जो उनके सामने ये पेश होती थी। ठीक है, जैसे इनके पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या बोला जाता था भाई? दंडपाशिक बोला जाता था। साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट बोलते थे। राजा अपील की उच्चतम अदालत का अध्यक्ष होता था। राजा कौन होता था भाई? उच्चतम अदालत का अध्यक्ष, यानी कि जज लगा लो। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राजा को न्यायाधीशों, मंत्री और पुजारियों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। अदालत का निर्णय कानूनी ग्रंथों के हिसाब से किया जाता था। उस समय के दौरान प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों और राजा के निर्णय पर आधारित होता था। ऐसा माना जाता है कि दोषी व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा हल्की होती थी। ठीक है भाई, हमने कर लिया कंप्लीट क्या? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, पल्लव लेके चलेंगे या कुछ और करेंगे। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई, और शेयर भी करना। Thank you. Have a nice day.